नमस्कार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। जीवन बीमा पॉलिसी लेते वक्त आपके मन में कई सवाल होते होंगे कि इस पॉलिसी का लाभ ज़्यादातर आपके ना होने के बाद मिलना है, लेकिन इसका लाभ किस तरह आपके परिवार को मिलेगा, कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेहतर है, उसे चुनने से पहले किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पॉलिसी बेहतर है और पॉलिसी लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे जुड़े कई और सवालों के जवाब हमारे पास आज एक्सपर्ट के तौर पर अनंत जैन मौजूद हैं। 3 पीढ़ियों से एक तरह से जीवन बीमा पॉलिसी का काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और कई तरह के अचीवमेंट इनके हैं। पहला सवाल पूछते हैं कि जीवन बीमा इंश्योरेंस क्या है। हर एक इंसान के लाइफ के ऊपर में रिस्क होता है। रिस्क एज इन क्या होता है कि जब तक बंदा है तब तक तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कल को वो बंदा चला गया तो उसके जाने के पीछे 2-3 लॉसेस होते हैं। पहला होता है कि भाई पर्सनल लॉस है, वो एज अ हस्बैंड है, एज अ फैमिली मैन है। दूसरा होता है कि भाई उसके चले जाने से एक इनकम का भी लॉस होता है। तो अगर कोई इनकम का लॉस हो रहा है और अगर हम लोग इस लॉस को किसी और के कंधे पे डाल दें तो लाइफ थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। सो इंश्योरेंस का रोल वहीं पे आता है कि अगर आपके नहीं रहने पे अगर आय बंद हो गई है आपके परिवार में तो इंश्योरेंस उसका ध्यान रख सकता है। तो जीवन बीमा इज़ बेसिकली आपका रिस्क जो है आपके फैमिली से उठा के किसी और के ऊपर में डाल देना होता है। पहले जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ नहीं होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो 3 पाया 4 पाया होता था एक एक टेबल का, और वो टेबल एक पाया टूट भी गया ना तो बाकी 3 पाया जो है वो टेबल को बचा सकती है। बट अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, सब अपना अपना ध्यान रख रहे हैं और एक सिंगल इनकम है। अब वो एक पाया भी अगर टूट गया तो वो टेबल गिर जाता है। सो वो टेबल ना गिरे उसके लिए रिप्लेस कर देना होता है इनकम को। लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए किस तरह के कागजात की ज़रूरत होती है और पॉलिसी चुनते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पॉलिसी आज के डेट में, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब भी हम लोग करते हैं तो सबसे पहला है कि हम लोग को केवाईसी का डॉक्यूमेंट्स देना ज़रूरी होता है, जैसे फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड। जीवन बीमा करने के लिए इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है। कोई भी इंश्योरेंस हम लोगों को ऐसे ही नहीं मिलता। मतलब एक बंदा आया और आके बोला कि भाई मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, 5 करोड़ का इंश्योरेंस कर दो, तो हम उसका ऐसे ही बीमा नहीं कर सकते। उसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और मेडिकल अंडरराइटिंग। मतलब आपने फिजिकली भी फिट होना है, आपको फाइनेंशियली भी फिट होना है, तभी आपको बीमा मिलता है। सो फाइनेंशियल का फिटनेस चेक करने के लिए हम आपका आईटीआर देखते हैं, कंप्यूटेशन देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, पिछले 3 साल का इनकम देखते हैं, और फिज़िकल फिटनेस देखने के लिए हम लोग आपका मेडिकल टेस्ट्स कराते हैं। किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कोई भी एक पॉलिसी लेने के लिए? तो हम लोग पॉलिसी जो है ना, कोई ये गुड्स नहीं है कि हम लोग बाज़ार में गए और उसको ख़रीद लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक सलाहकार की ज़रूरत होती है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सी पॉलिसी आपको सूट कर रही है, आपके फैमिली को सूट कर रही है। अगर ये इतना आसान होता कि हम लोग कभी भी जाएं और दुकान से जाके एक पॉलिसी उठा के ले आएँ, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्योंकि जब तक आपको उसका प्रोस एंड कॉन्स नहीं पता होगा और वो आपको सूट कर रही है, आपके फैमिली को सूट कर रही है कि नहीं, ये नहीं पता होगा, तब तक आप उसको चूज़ नहीं कर सकते हैं। आप बता रहे हैं कि एक सलाहकार की हमेशा ज़रूरत है। इंटरनेट कितना बेहतर सलाहकार साबित हो सकता है, क्योंकि कई पॉलिसी, कई वेबसाइट हैं जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग कंपनीज़ की पॉलिसी। सर दर्द होता है जब हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं एक दवाई की दुकान में, जाके एक XYZ दवाई ले लेते हैं। अब नॉर्मल दवाई लिए, कभी होता है कि माथा दर्द ठीक हो गया, सर दर्द ठीक हो गया, कभी होता है कि नहीं हुआ। बट जब हम लोग किसी एक प्रोफेशनल का हेल्प लेते हैं तो वो पता चलता है कि सर दर्द स्ट्रेस के कारण है, टेंशन के कारण है, गैस के कारण है, या माइग्रेन का है। सो आप अगर वो आइडेंटिफाई कर लिए तब तो ठीक है, आप जाइए और दुकान से ख़रीद लीजिए। बट अगर इसको जानने के लिए हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ता है। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आप कंपेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। ज्ञान बढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्टीमेटली यू ऑलवेज नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। क्योंकि एक प्रोफेशनल जो है वो सिर्फ आपको वो पॉलिसी दिलाने में मदद नहीं कर रहा है,
वो उसको पूरा का पूरा टेन्योर में आपकी मदद कर रहा है चलाने में भी। कैसे? सिर्फ प्रीमियम कलेक्शन से नहीं, बहुत बार जीवन में उतार चढ़ाव जब आता है तब आपको वो हैंड होल्ड करने की ज़रूरत होती है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा कि अगर हम लोग बात करें कि ऐसी पॉलिसीज़ जो मार्केट से लिंक्ड हैं और मार्केट में करेक्शन आ गया। अब जैसे पिछले साल कोविड के पहली बार जब कोविड आया था तो एक करेक्शन आया था, तो बहुत सारे क्लाइंट्स जो है उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया था बिकॉज पैसा उनका आधा हो गया। मार्केट 46,000 से सीधे 26,000 पे आ गया। सो अब एक जहाँ जितने लोग ऑनलाइन वाले लोग होते हैं वो तुरंत एक क्लिक करना है, उनका पैसा अकाउंट में वापस आ गया, बट दे बुक लॉसेस। वहीं अगर एक सलाहकार रहता है तो वो आपको बताता है कि ये समय टॉप अप करने का है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। हमारे लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, उन सिचुएशंस को डील करने में आपका वो सलाहकार काम आता है जो ऑनलाइन एक डब्बा नहीं कर सकता है। लाइफ इंश्योरेंस लेने की सही उम्र क्या है? इंसान जैसे ही कमाना शुरू कर देता है उसको लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस हर 3 साल में आपको रिव्यू करना चाहिए कि क्या आपका इनकम बढ़ा है, क्या आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं, क्या आपका फैमिली स्ट्रक्चर बढ़ा है, क्या आपका सोशल स्ट्रक्चर बढ़ा है, क्या आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। सो एवरी 3 to 5 years यू शुड रिकंसिडर इंक्रीजिंग योर कवरेज। हमारा जॉब में इंक्रीमेंट जब भी होता है तो हम नेशनल डेस्टिनेशन से फॉरेन लोकेशंस पे चले जाते हैं हॉलीडेज़ के लिए। गाड़ियाँ हमारी बड़ी हो जाती हैं, फ्लैट से हम बंगलोज पे आ जाते हैं। इंश्योरेंस भी उसी तरीके से बढ़ते हैं। तो जैसे ही कमाई शुरू होती है उसके बचत के बारे में भी लोग सोचते हैं, तो इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आयकर में इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त उन्हें किस तरह की छूट मिलती है, क्या रियायत है? ओके, सो इनकम टैक्स एक्ट हमारा बोलता है कि अगर आप अपने इनकम में से, आय में से अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा ले लेते हैं, उसमें और भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, बट क्योंकि आज हम लोग जीवन बीमा पे डिस्कस कर रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए तक 80C के अंदर में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है LIC की पॉलिसी लेके या कोई भी जीवन बीमा लेके, तो वो आपको उतना रुपए आपके इनकम में से डिडक्ट कर देता है। ये हो गया 80C। इंश्योरेंस का इंश्योरेंस लेने से या जीवन बीमा लेने से एक और फ़ायदा ये होता है कि उसका जो मेच्योरिटी होता है वो सेक्शन 1010D के अंदर में टैक्स फ्री होता है। सो ये 2 मेजर रीजंस हैं हमारा ये लेने के लिए, इनकम टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए। 80C जिसमें 1.5 लाख तक का लिमिट है और 1010D जिसमें टैक्स फ्री मेच्योरिटी है। जीवन बीमा को सिर्फ एक इंश्योरेंस के तौर पर देखा जाता है कि किसी के ना होने के बाद उसके परिवार को फ़ायदा मिलेगा, या फिर ये एक तरह से बचत की योजना भी है कि भाई जीवन अगर रहा भी तो जब मैच्योरिटी हो गई तो उसका लाभ मिलेगा? देखिए, जैसे ही हम लोग वर्ड इंश्योरेंस यूज़ करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही आता है कि मरने पे मिलेगा, बट ये थोड़ा सा आउटडेटेड वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या होने लग गया है कि लाइफ के अलग अलग स्टेजेस हैं, हमारे पास में लाइफ के अलग अलग गोल्स हैं, तो उन गोल्स के समय में हमें पैसे की ज़रूरत होती है। आप कुछ भी कर लीजिए जीवन में, फॉर एवरी स्मॉल थिंग यू विल नीड मनी, फॉर एवरी लिटिल थिंग यू विल नीड मनी। अब अगर आपकी शादी हो रही है 25 से 30 के आसपास में, तो आपके सारे के सारे खर्चे 50 से लेकर 60-65 तक आने ही आने हैं। बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन से लेकर उनकी शादी कराने तक हर चीज़ में पैसे लगते हैं। आप नया घर में जाइए, आपको बिजनेस के अंदर में पैसे चाहिए, हर जगह पैसे चाहिए आपको। तो मरना ही एक मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जिंदा रहना भी प्रॉब्लम है। देर आर अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स दैट लाइफ इंश्योरेंस सॉल्व्स। वन इज डाइंग टू अर्ली, मतलब लिविंग टू शॉर्ट। दूसरा है लिविंग टू लॉन्ग। लिविंग टू लॉन्ग का मतलब हो गया कि अगर आपकी आयु 90 बरस तक है, काम तो आपने 60-65 पे ही करना बंद कर दिया, पैसे कहाँ से आएंगे? तो आप उसकी व्यवस्था बना रहे होते हैं। जल्दी चले गए उसके लिए, लंबे समय तक हैं उसके लिए, एक्सीडेंटल कवरेजेस के लिए, डिसेबिलिटी के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मैं जिंदा तो हूँ बट एक्सीडेंटली डिसेबल हो गया। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में भी आपका जीवन बीमा बहुत काम आता है। आपको जो भी आपके पॉलिसीज़ आपने ले रखे हैं उसके अंदर में आपका पैसा देना बंद हो जाता है और फिर अगले 10 साल तक आपको 10% ऑफ योर सम एश्योर्ड मिलता रहता है, ताकि प्लस जो मैच्योरिटी में बेनिफिट्स मिलने हैं वो अलग। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि आय ख़त्म हो गई है बट खर्च नहीं ख़त्म हुए हैं, तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। सो जीवन बीमा बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है।
ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि जैसे पॉलिसी ले ली और मिस हैपनिंग अगर फैमिली में हो गया किसी के, तो क्लेम मिलने में परेशानी होती है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि प्रोसेस क्या है, वो उस मानसिक स्थिति में भी नहीं होते हैं कि वो चक्कर लगा सकें, तो आसानी से उन्हें क्लेम मिल सके और इस प्रक्रिया में उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए कुछ सलाह अगर देना चाहें और पूरी प्रक्रिया का अगर जिक्र कर दें तो बेहतर। क्लेम पे पहुंचने से पहले मैं ये चीज़ अपने सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि आप अगर 2 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक सलाहकार से मिलकर एक अपना पोर्टफोलियो जरूर बनवाइए। एक एक्सेल शीट रहता है जिसके अंदर में आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र होना चाहिए। ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स, ऑल योर इंपॉर्टेंट थिंग्स मस्ट बी नोटेड। आपके पास में अगर वो बना हुआ रहेगा तो पीछे वालों को तकलीफ नहीं रहेगी। आज के डेट में क्लेम पे पहुंचने से पहले मैं बता रहा हूँ, घर वालों को यही नहीं पता होता है कि हमने पॉलिसी ले रखी है। अब आई विल कम टू योर क्वेश्चन नाउ कि अगर कल को ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है, सबसे पहला है कि धैर्य बना के रखें। अगर कोई बीमा लिया हुआ है, एक बीमा सलाहकार के पास में जाएं, सारे कागज़ को एक जगह अपने पास में रखें। कोई भी हेस्टी डिसीजंस मत लीजिए, मतलब हड़बड़ाना नहीं है हम लोगों को। आराम से, वो बॉन्ड की ज़रूरत होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उस समय। एक जो हमारा LIC का एक बॉन्ड होता है वो उसकी ज़रूरत होती है, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी शेड्यूल की ज़रूरत होती है। एक क्लेम फॉर्म होता है, डेथ क्लेम का म्यूनिसिपल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। 2 तरीके के क्लेम्स होते हैं, या तो नेचुरल होता है या एक्सीडेंटल होता है। अगर नेचुरल हुआ है तब तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर एक्सीडेंटल इंजरी है और उसके कारण डेथ है तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी सी और चेंज हो जाती है कि भाई FIR है कि नहीं है, उससे रिलेटेड पेपर्स है कि नहीं है, पुलिस फाइनल रिपोर्ट वगैरह। उसके अलावा जो नॉमिनी है उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होगा, उनका चेक चाहिए होगा, उनका पैन कार्ड चाहिए होगा, उनका आधार कार्ड चाहिए होगा, रिलेशनशिप वाला एक कागज़ चाहिए होगा जहाँ रिलेशनशिप मेंशन किया हुआ रहता है। हॉस्पिटल में अगर किसी प्रकार की डेथ हुई है तो वो हॉस्पिटल का भी कागज़ होता है। वो आप कभी भी जाइएगा तो ये सारे पेपर्स आप प्रोफेशनल के थ्रू उसको विटनेस करा के आप LIC में जमा कर सकते हैं, या आपके बदले आपका प्रोफेशनल जो एडवाइज़र है आपका वो भी जमा कर सकता है। एक मोटे तौर पर जो भी व्यक्ति कमा रहा है, जिसकी सैलरी अगर अनुमान लगाएं 40,000 रुपये महीने की है, तो उसे कितना प्रतिशत जो है निवेश करना चाहिए इंश्योरेंस में, और बेहतर प्लान उसके लिए क्या हो सकता है? क्योंकि ये तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है ना कि उसके डेथ के बाद उसके परिवार को कितने पैसे की ज़रूरत होगी। तो ऐसी कोई योजना जो बेहतर है जिसमें निवेश के लिए आप सलाह दे सकें? देखिए, फिर इसमें 2 सवाल आ गए कि पहला है कि उसका कितना का इंश्योरेंस होना चाहिए, दूसरा कि कैसा प्लान होना चाहिए। सो अगर हम लोग पहला सवाल का बात करते हैं कि कितना का इंश्योरेंस होना चाहिए, तो उसको कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालना। आपका जो ये 40,000 रुपये कमाने वाला बंदा है, उसकी क्या उम्र होगी? उम्र होगी अमूमन 29-30 साल की उम्र। चलिए मान के चलते हैं 30 साल की उम्र है और वो 40,000 रुपये महीना कमा रहा है। 40,000 रुपये में मान के चलता हूँ कि साल का 5 लाख रुपए कमा रहा है वो। आने वाले 30 साल तक वो और काम करने वाला है, और इसमें एक 10% का इंक्रीमेंट भी मान के चलते हैं कि भाई हर साल 10% से ग्रो कर रहा है। सो इसको एक कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है कि वो अपने एक्टिव लाइफ में कितना कमाएगा, वो उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। उसको फाइनेंशियल्स में कन्वर्ट किया गया है। बट लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आज वो बंदा 30 साल का है, कल 40 पे पहुंचने के बाद हो सकता है बिजनेस स्टार्ट कर ले, और वो बिजनेस से वो जो 5 लाख रुपए साल का कमा रहा है वो से 1 करोड़ रुपए कमाना शुरू कर दे। तो टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। बट अगर हम लोग बेसिक तरीके की बात करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, आपका जो एनुअल इनकम है उसको 12 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कम से कम उतने की बीमा होनी ज़रूरी है ताकि आपका रिवर्स कैलकुलेशन शुरू हो जाए। इसको 2-3 तरीका है कैलकुलेट करने का। पहला है कि हम लोग इसको 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए कि भाई आपका जो एनुअल इनकम है, से 5 लाख रुपए का एनुअल इनकम है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो 12×5 60 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया। अब वो उसके बाद में दूसरा चीज़ इसमें ऐड करते हैं, थोड़ा इंटेंस अगर होते हैं तो सामने वाले के ऊपर में उसने अपनी बहन की शादी की थी, 20 लाख रुपए का लोन भी है, तो अब उसका कवरेज जो है 80 लाख रुपए का होना चाहिए। आप समझ रहे बात? अब हम कैलकुलेट करते हैं कि उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि 25,000 रुपये महीने उसके खर्च होते हैं। हम लोग अगर बात करें ना
तो जो इंसान कमा रहा होता है वो अपने ऊपर में 5% खर्चा करता है, 95% अपनी फैमिली के ऊपर में खर्चा करता है। उसके चले जाने से सिर्फ वो 5% ही कम होगा, 95% खर्च तभी भी चालू रहेगा। तो हमें या तो व्यवस्था करनी है कि भाई मेरे पास इतना इंश्योरेंस रहे कि महीने महीने मेरे अकाउंट में ये रुपए आ जाए, तो उसका उल्टा एक कैलकुलेशन कर लीजिए कि भाई 6% के ब्याज से अगर हम पैसा रख देते हैं, से अगर मैं 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेके रखा हूँ और 6% का ही इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को, तो साल का 6 लाख रुपए आ रहा है मेरे को। तो 6 लाख रुपए आने का मतलब हो गया कि 50,000 रुपये महीना मेरे को मिल रहा है। ठीक है, अब ये 50 लाख रुपए का 50,000 रुपये 1 करोड़ रुपए का जो कैलकुलेशन है वो हो गया रिवर्स। मतलब आप कितना कमा रहे हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं, आप कितना खर्च कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या आप अपने लाइफस्टाइल को रिप्लेस कर सकते हैं। ये तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन चलता है। तो हर एक फिनेंशियल प्लानिंग जो है वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड होता है। आपके किसी मित्र ने ये प्लान ले लिया इसीलिए आप ये प्लान लें, ये ज़रूरी नहीं होता। या ये प्लान का ऐड बहुत चल रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसलिए ये आपको ले लेना चाहिए। दिस इज़ नॉट दी। आज भी जब जीवन बीमा की बात होती है तो LIC का जिक्र हो ही जाता है, इसके बगैर जीवन बीमा की बात नहीं हो सकती। ऐसा मुझे लगता है, दर्शकों को क्या लगता है वो बेहतर समझ सकते हैं। तो LIC और दूसरी जो निजी और भी प्लान्स हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? और ये पूछना गलत होगा कि बेहतर कौन है, फ़र्क क्या है और किस किस तरह के रिटर्न मिलते हैं? सारे के सारे कंपनीज जो हैं वो सब IRDA के अंडर में ही हैं। तो कोई अच्छा है कोई ख़राब है ऐसा नहीं होता है, जो भी है सब IRDA का नियम मान रहा है। सो अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि LIC में और प्राइवेट कंपनीज़ में क्या फ़र्क है। LIC क्योंकि हमारे भारत देश का एक कॉरपोरेशन है। सो LIC के साथ में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो भी LIC ने बोल दिया कि ये मैं दूंगा गारंटीड में, या जो भी वो बोनसेस अनाउंस कर दिया, वो अगर LIC किसी भी कीमत पे नहीं दे पाती है, वो जो ऐसा सिचुएशन कभी होना नहीं है, तो भारत सरकार उसको बैकअप दे के रखी है, जिसको बोलते हैं सॉवरिन गारंटी। बेसिकली जब 1956 में LIC बना था तो बहुत सारी कंपनीज को मिला के इसको भारतीय जीवन बीमा निगम बनाया गया था, और भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपए LIC को दिए थे कि भाई ये लो 5 करोड़ रुपए और आप लोग अपना ऑपरेशन शुरू करो। मगर ये 5 करोड़ रुपए मुझे वापस नहीं चाहिए, मुझे आपके प्रॉफिट का 5% चाहिए, और उसके बदले में मैं आपको बैकअप दे के रखूँगा कि भाई एंड वॉट एवर मैं जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सेक्शन 37 ऑफ LIC एक्ट के अंदर में है। सो 5% ऑफ द प्रॉफिट भारत सरकार की है, बाकी 95% प्रॉफिट जो LIC का कमाती है, जो अभी पिछले साल अभी 1 सितंबर को जो अनाउंस हुआ था करीब 52,000 करोड़ रुपए के करीब, तो 95% प्रॉफिट जो है वो LIC के सभी पॉलिसी धारक को चली जाती है। खर्च काटने के बाद में जो प्रॉफिट बच रहा है वो आपका और मेरा है, क्योंकि हम सबका पैसा है वो। सो अभी क्या है कि कल को अगर कुछ भी होती है कंपनी को, तो इट इज़ बैक्ड बाय RBI। आपके पॉकेट में जो 2,000 का करारा नोट है, जो मैं धारक को 2,000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, वैसे ही LIC का बॉन्ड भी उतना ही इक्वली सॉवरिन गारंटी के साथ में आता है। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यही कारण है कि बहुत सारे हमारे मतलब NRI इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया आते हैं और LIC की पॉलिसीज़ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो बैक्ड बाय द गवर्नमेंट है। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, अगर इसे थोड़ा बहुत हम दर्शकों को समझा सकें। ये कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, अगर हम लोग बात करें तो एक होता है प्योर इंश्योरेंस, दूसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। प्योर इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं ये एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान मतलब होता है कि बंदोबस्ती योजना। टर्म इंश्योरेंस हम सब जानते हैं कि भाई एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए ले लिया हम लोगों ने, कल को अगर कोई इंसिडेंस होता है तो आपके परिवार को वो पैसा मिल जाता है। फिर चलिए एक कहानी से समझते हैं। अनंत गया पॉलिसी लेने के लिए और बोलता है कि मेरे को 1 करोड़ का पॉलिसी चाहिए। अब वो मैं पॉलिसी लेता हूँ, मैंने टर्म इंश्योरेंस ले लिया। टर्म इंश्योरेंस बोलता है कि कल को अगर मेरे साथ कोई भी घटना घटती है, डेथ होता है, तो मेरे घर वाले को, मेरे नॉमिनी को वो 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। मगर अनंत जो है वो बहुत ही स्मार्ट बंदा है, बोला सारा पैसा घर वालों को मिलेगा, कुछ पैसा मुझे भी चाहिए, तो भाई कोई ऐसा प्लान बताओ जिसके अंदर में मेरे को भी पैसा मिले।
और अगर उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, मतलब अगर बाद में कुछ होता है तो घर वालों को पैसा मिल जाए। इसको बोलते हैं हम लोग एंडोमेंट प्लान। मतलब मैं पैसे बचत कर रहा हूँ और पॉलिसी टर्म के अंत में एक मोटा लमसम मुझे मिल जाता है। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, से उसके बाद 20 साल के बाद कुछ हो रहा है, तो उसके बाद उसको बोलते हैं हम लोग होल लाइफ प्लान। जैसे हमारा एक जीवन आनंद प्लान है। जीवन आनंद में क्या होता है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी आप एक 21 साल का पॉलिसी लेते हैं और 21 साल के बाद में आपको एक मैच्योरिटी मिली, 21 साल 25 साल मैच्योरिटी भी मिल गई और उसके बाद में भी वो आजीवन चल रहा है पॉलिसी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर उनके बहुत खर्च हैं, तो अब वो खर्च है तो उनको बीच बीच में पैसे चाहिए होते हैं, तो उसको बोलते हैं मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी हो सकता है कि भाई आज से ही हर 4-4 साल में 5-5 साल में पैसा मिले, या बच्चों के लिए मनी बैक यूज़ करते हैं कि भाई उनके हायर एजुकेशन के अंदर में उनको पैसे मिले। अपने पास में एंडोमेंट है, टर्म इंश्योरेंस है, होल लाइफ पॉलिसी है, मनी बैक पॉलिसी है, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट प्लान जिसको बोलते हैं हम लोगों के पास में यूलिप्स हैं। यूलिप वो प्लान होता है जिसमें इंश्योरेंस और शेयर बाजार का, मतलब ट्रेडिशनल प्लान से हट जाते हैं जहां बोनस मिलता है, बट यूलिप हो गया यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसका मतलब है कि जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे में से जो भी एक्सपेंसेस है उसे हटा दिया गया और आपका बाकी पैसा शेयर बाजार में लग गया या ब्याज बाजार में लग गया, और जो भी प्रॉफिट उसमें से आ रहा है वो आपको डायरेक्टली मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं, और कुछ इंश्योरेंस भी मिल रहा है, इसको बोलते हैं यूलिप। इस तरीके के बहुत सारे प्लान होते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें सूट करती है। अगर हमने कोई पॉलिसी ले ली और बीच में हमें ज़रूरत पड़ी पैसे की अचानक किसी वजह से, तो LIC किस तरह की सुविधाएं देता है, किस तरह हम वो पैसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका है इसका? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कभी भी पॉलिसी लेने के समय में हम लोगों के, मतलब जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनके मन में हमेशा रहता है कि मैं 20 साल पॉलिसी चला पाऊँगा कि नहीं, 15 साल चला पाऊँगा कि नहीं, कल को मुझे पैसे की ज़रूरत हो गई तो क्या होगा। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बता दूं कि लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहेगा, ये नियम है संसार का। LIC की कोई भी पॉलिसी को सबसे पहला है हम सरेंडर कर सकते हैं। उसका सरेंडर वैल्यू अक्वायर करता है 3 साल चलाने के बाद में, और जब जैसे ही सरेंडर वैल्यू अक्वायर किया हम पॉलिसी में से लोन ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती है जिनको हम लोग पेड अप कर सकते हैं। बहुत से लोग ये जानते नहीं हैं कि पॉलिसी को पेड अप करना किसको बोलते हैं। हमने 20 साल की पॉलिसी ली और 20 साल पॉलिसी चलाने के बदले हम उसको 10 ही साल चला पाए, तो LIC आपको ये अपने अभिकर्ता से पूछना होगा कि उसमें ये फैसिलिटी है या नहीं है। पेड अप करने के लिए क्या होता है कि अगर आपने 10 साल तक पॉलिसी चला दिया और उसके बाद आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास में पैसे नहीं हैं, अब मैं और इस पॉलिसी को नहीं चला सकता हूँ, तो हम लोग उस पॉलिसी को पेड अप करा सकते हैं कि भाई मैंने से 10 लाख की पॉलिसी ली थी, बट अब वो 10 लाख की पॉलिसी को मैंने क्योंकि आधा ही चलाया है तो उसका वैल्यू को कम कर दें और जो पैसे मैंने दिए हैं उसे उसको बराबर कर दें। अब आपको इसके आगे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब मैच्योरिटी का समय आएगा तो हम लोग उसमें से जो मैच्योरिटी थोड़ा पेड अप वैल्यू के हिसाब से मिलेगा आपको थोड़ा कम मिल जाएगा, नुकसान कुछ नहीं होता है इसमें। आपको प्रीमियम भी आपका देना बंद हो गया, लाइबिलिटीज़ बंद हो गई पेड अप करा देने से। पॉलिसी को हम लोग अगर हम लोग नहीं चला पाते हैं फॉर दी टाइम बीइंग, कि भाई आपने 5 साल पॉलिसी चला लिया और उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ गया, भाई आपके पास अब पैसे नहीं हैं। अब जैसे कोरोना के काल में बहुत से लोगों की नौकरी चली गई तो वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो नहीं दे पा रहे हैं, साल 2 साल के बाद में जब जनजीवन अस्त व्यस्त से नॉर्मल हो जाए तब आप अपना उस पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। कल को बीच में अगर आप नहीं दे पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वैसे ही रहने दीजिए, जब नॉर्मल हो जाए लाइफ तब आप उसको रिवाइव कर लीजिए। कल को ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि भाई आपको व्यापार में ज़रूरत है, तो आपने 10 साल पॉलिसी चला ली, आप LIC से निकलवाइए कि क्या सरेंडर वैल्यू है उसका, और आप अपने CC अकाउंट में व्यापार का जो CC अकाउंट है उसके अंदर इस पॉलिसी को प्लेज कर दीजिए, तो आपका CC का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। LIC आपको खुद भी लोन देती है, 9.5% के आसपास में रेट रहता है जो समय समय पे बदलते रहता है। उतने में हम आपको LIC खुद लोन दे देगी, आपका जो सरेंडर वैल्यू है उसका 90% पैसा आप खुद LIC से लोन ले सकते हैं। उससे अगर काम चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो आप अपना लोन अकाउंट जो CC अकाउंट है उसमें प्लेज कर दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने 10 साल पॉलिसी चलाया, अब 2 साल से मैं प्रीमियम नहीं दिया हूँ तो लोड बढ़ गया, अब मैं एक साथ कैसे दूँ,
तो एक फैसिलिटी LIC और देती है जिसको हम बोलते हैं लोन कम रिवाइवल। इसमें क्या होता है कि आप ही के अकाउंट में से वो लोन लेगा, आपके पॉलिसी को रिवाइव कर देगा और आप आराम से उस लोन का पेमेंट करते रहिए जैसे जैसे आपके पास में पेमेंट आते रहे। सो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।